तो हे एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। तो आज की वीडियो बेसिकली हिंदी में रहेगी। आज की वीडियो थोड़ी एक्साइटिंग है। तो इसमें हम जानेंगे कुछ ऐसे कोडिंग्स प्रैक्टिस के बारे में जो हम सबको पता होनी चाहिए, चाहे आप बिगिनर लेवल कोडर हो या फिर एडवांस लेवल। आपको ये प्रैक्टिस अपनी डे टू डे कोडिंग लाइफ में इंप्लीमेंट करनी चाहिए। तो ज़्यादा टाइम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला लो हमारा यहाँ पर रहेगा, अवॉइड्स कमेंट्स लाइक अ प्लेग। तो बेसिकली बहुत सिंपल लो है, लेकिन लोग इसका सही से यूज़ नहीं करते। तो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, ये बैड एग्जांपल है और ये गुड एग्जांपल है। मैं आपको जल्दी समझाता हूँ बैड एग्जांपल क्या है। तो यहाँ पर एक हमारे पास कैलकुलेट प्राइस का एक फंक्शन है। तो और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कैलकुलेट टोटल प्राइस विद 8% टैक्स। ये बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, एक बेस प्राइस लेता है, उसमें 8% का टैक्स रेट इम्प्लीमेंट करके रिटर्न कर देता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखना कि कैलकुलेट टोटल प्राइस विद 8% इज़ नॉट गुड थिंग, बिकॉज वी कैन राइट इट समथिंग लाइक दिस, कैलकुलेट प्राइस विद टैक्स। और यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ पर एक और पैरामीटर पास कर सकते हैं, किस प्राइस में हमको इसको एक टैक्स के रेट का पैरामीटर पास कर सकते हैं इस तरीके से, टैक्स रेट। तो ये भी गुड रहेगा। बट यहाँ पर लिखना कि एक छोटे से फंक्शन के लिए कमेंट पुट करना, इट नॉट अ गुड थिंग। कमेंट हम क्यों नहीं पुट करते, बेसिकली अगर आपने कमेंट यहाँ पर कुछ लिखा और फ्यूचर में जाके इस फंक्शन में कुछ चेंजेस हुए, कोई नया डेवलपर टीम में आया, पुराना चला गया, तो उसने कुछ कमेंट अपडेट नहीं किया किसी कारण से, तो क्या होगा, जैसे ही फंक्शन थोड़ा बड़ा होगा तो पुराने कमेंट के साथ इसको रीड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब कमेंट आपको कुछ और बोल रहा होगा लेकिन फंक्शन एक्चुअल में कुछ और कर रहा होगा। इसलिए हम कमेंट्स को बेसिकली अवॉइड करते हैं जहाँ पर ज़रूरत ना हो। तो पहला एग्जांपल हमारा ये था। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरे एग्जांपल में फंक्शन टू कैलकुलेट डिस्काउंट बेस्ड ऑन यूज़र टाइप। हमारे पास डिफरेंट टाइप के यूज़र है, जैसे हमारी वेबसाइट है प्रीमियम स्टैंडर्ड, तो हमको उनके अकॉर्डिंगली डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये बैड एग्जांपल है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, आपसे पहले यहाँ पर देखिए ताकि आपको अच्छे समझ आए। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यूज़र का टाइप ले रहे हैं और प्राइस ले रहे हैं। अगर यूज़र का टाइप प्रीमियम है तो हम इस हिसाब से डिस्काउंट दे रहे हैं, स्टैंडर्ड है तो इस हिसाब से, और अदरवाइज इस हिसाब से। और यहाँ पर फंक्शन हमने क्या लिखा हुआ है, कमेंट का लिखा हुआ है यहाँ पर, बेसिकली फंक्शन टू कैलकुलेट डिस्काउंट बेस्ड ऑन यूज़र प्राइस। और हमने हर जो प्रीमियम के टाइप के डिस्काउंट भी यहाँ मेंशन करे हुए हैं कमेंट में। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। हम एक छोटा सा फंक्शन लिख सकते हैं और इसमें थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग का भी खेल है। अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बना रखा है। ऑब्जेक्ट में क्या है, प्रीमियम जो है स्टैंडर्ड क्या है, ये कीज़ है, यूज़र के टाइप क्या है, कीज़, और कितना उनको डिस्काउंट देना है वो वैल्यूज़ है। तो हमने सिंपल सा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना के प्राइस वहीं पर कैलकुलेट कर लिया और कुछ नहीं किया। और हमने ये जो कमेंट था ये अननेसेसरी था, हम इसको अवॉइड कर सकते थे, इसको भी अवॉइड कर सकते थे, इसको भी कर सकते थे। तो यहाँ पर ये नहीं है। हाँ, बेसिकली एक सिंपल सा कमेंट है। अगर हमने यूज़र का टाइप नहीं मेंशन किया, मतलब यूज़र का जो टाइप है वो हमने नहीं पास किया एज आर्गूमेंट फंक्शन में, तो हम क्या कर सकते हैं, डिफॉल्ट 0% इफ यूज़र टाइप इज़ नॉट डिफाइन, ये लिख सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड बट वी कैन टाइप इट। अगर यूज़र का टाइप हम नल पास कर सकते हैं फंक्शन में, ठीक है ना। तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ये था कि कमेंट को सिर्फ वहीं पर लिखो जहाँ पर उसकी ज़रूरत हो, अदरवाइज उसको मत लिखो। तो सेकंड लॉ हमारा क्या कह रहा है, डोंट यूज़ टाइप एट्रीब्यूट इन वेरिएबल्स नेम। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पर वेरिएबल का नाम डिफाइन किया है, एम्प्लॉय नेम, str, प्रोडक्ट प्राइस, नम, इज लॉग्ड इन, बुल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने वेरिएबल का जो टाइप है वो वेरिएबल के साथ ही डिफाइन करा हुआ है। तो आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, हाँ इस अच्छी बात है, हमने साथ में बताया हुआ है कि इस वेरिएबल में कौन से टाइप का वैल्यू जाएगी, राइट। लेकिन ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात नहीं है कि अगर एम्प्लॉय नेम है तो एम्प्लॉय नेम बेसिकली स्ट्रिंग ही होगा, प्रोडक्ट प्राइस है तो वो नंबर ही होगा, फ्लोट होगा, या फिर नंबर होगा, फ्लोट होगा, कुछ भी होगा, लेकिन होगा तो नंबर का ही कोई टाइप ना। तो और इस लॉग्ड इन है वो बेसिकली ट्रू फॉल्स या 1 और 0 होगा ना, राइट। तो इसमें हमको ये डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको डिफाइन करना भी है तो उसका भी एक तरीका बताऊंगा, लेकिन आप चेक कर लो। अगर आपका कॉमन सेंस अगर आपको ये बोल रहा है कि ये जो वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हो, इसमें वेरिएबल के नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें किस टाइप का वैल्यू जाने वाला है, तो आप उसको ये मत लिखो ही मत, ये आप उसको सिंपली वेरिएबल का नाम ही दे दो। अगर किसी कारण से आपको करना भी है, मतलब उसमें टाइप डिफाइन करना भी है, जैसे आप टाइप स्क्रिप्ट वगैरह में काम कर रहे हो या पाइथन में जहाँ पर आप टाइप डिफाइन कर सकते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एम्प्लॉय नेम कॉलन स्ट्रिंग, प्रोडक्ट प्राइस, नंबर, इज लॉग्ड इन कॉलन बोलियन। तो ये मच बेटर अप्रोच है इसके मुकाबले में, ठीक है। तो ये बहुत ही बेकार प्रैक्टिस है। तो द थर्ड लॉ इज क्लास नेम शुड बी नाउन। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लास बना रखी है। आप बेसिकली क्लास में काम करते हो या नहीं करते हो आपको जाना जरूरी है। अगर आप काम करोगे इन फ्यूचर में जाके तो आपको पता होना चाहिए। तो क्लास जैसे मैंने यहाँ बनाई है, तो यहाँ पर मैंने उसको क्या नाम दिया है, कैलकुलेट इनवॉइस, राइट। यहाँ पर मैंने दिया मैनेज यूज़र, ये गलत है। वो कैलकुलेट इनवॉइस एक एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना,
कि आपको इस ये फंक्शन जैसा साउंड करता है कि जैसे फंक्शन में हम लिखते हैं एक एक्शन करने के लिए, लेकिन क्लास में हम मल्टीपल फंक्शन को लिखते हैं ताकि मल्टीपल एक्शन परफॉर्म हो सके, राइट। तो क्लास का नाम कभी कुछ है ना ऐसा ना नहीं होना चाहिए जिससे वो बताए कि वो सिर्फ एक ही एक्शन कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैं लिखा हुआ वर्ब्स इम्प्लाइज एक्शन नॉट अ थिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुड एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पर, गुड एग्जाम्पल यहाँ पर ब्लॉग पोस्ट। यहाँ पर हम ब्लॉग पोस्ट के साथ मल्टीपल फंक्शन लिख सकते हैं, जैसे ब्लॉग पोस्ट क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, है ना। तो इसको हम क्लास का नाम दे सकते हैं। कमेंट को भी हम दे सकते हैं, कमेंट क्रिएट करना, यहाँ पर फंक्शन लिख सकते हैं हम कमेंट क्रिएशन का, अपडेशन का, डिलीशन का, ठीक है ना। यूज़र में हम क्लास का नाम यूज़र दे सकते हैं, यूज़र क्रिएशन कर सकते हैं, उसके अंदर अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं ना, मॉडिफाई कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। तो इससे हमको पता लगता है कि क्लास के अंदर हमको क्लास का नाम कभी ऐसा नहीं देना जिससे वो इम्प्लाई हो कि सिर्फ वो एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है। क्लास का नाम हमेशा जेनरिक होना चाहिए, एक नाउन होना चाहिए, ठीक है ना, ताकि हमको पता लगे क्लास के अंदर हम जैसे कोई अगर क्लास को यूज़ करे तो उसको पता लगे कि इस क्लास के अंदर मल्टीपल फंक्शन लिखे हुए होंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं फोर्थ लॉ की तरफ। फोर्थ लॉ क्या कह रहा है, फंक्शन नेम शुड बी वर्ब। तो बेसिकली ये क्लासेस का उल्टा है। क्लास में वो क्या था कि फंक्शन नेम शुड बी, क्लास नेम शुड बी नाउन, बट फंक्शन के क्या है, फंक्शन में फंक्शन नेम शुड बी वर्ब। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारे कमेंट यहाँ पर कमेंट किए हुए हैं चीज़ें, तो आप ये मत सोचना कि पहले लॉ को फॉलो नहीं करता, कि बता रहा है खुद फॉलो नहीं कर रहा, बट ऐसा है नहीं। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिखा है कि ये फंक्शन करता क्या है। तो बेसिकली क्या है, फंक्शन को पढ़ते ही पता लग जाए कि फंक्शन कर क्या रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन है यूज़र इन्फो। यूज़र इन्फो नहीं बता रहा हमको, यूज़र इन्फो हमको एक साउंड दे रहा है कि हाँ यूज़र की इन्फो ला रहा होगा, बट हमको क्लियर नहीं है कैसे ला रहा होगा, डीबी से ला रहा हो कि एपीआई कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है ना, क्या कैलकुलेशन कर रहा है, किसी और फंक्शन से लेके आ रहा है, कुछ नहीं पता हमको। प्रोडक्ट डाटा क्या, प्रोडक्ट अभी को साउंड नहीं कर रहा, प्रोडक्ट डाटा क्या, ये तो क्लास का नाम लग रहा है ना डाटा प्रोडक्ट, तो ये भी अच्छा नहीं है। सर्कल, सर्कल भी हम क्या कर रहे हैं, सर्कल के साथ सर्कल को किसी में कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर्कल, रेक्टेंगल भी, इट इज ये जो बैड एग्जाम्पल्स है। गुड एग्जाम्पल्स क्या होंगे, डिस्प्ले यूज़र इन्फो, मतलब ये बताएगा। वैसे इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, यूज़र इन्फो भी लिख सकते हैं, बट हाँ डिस्प्ले यूज़र इन्फो या फिर प्रिंट यूज़र इन्फो ऐसा कुछ लिख सकते हैं हम। और लेकिन फैच प्रोडक्ट डाटा अच्छा साउंड कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था प्रोडक्ट डाटा। इसमें हमको पता है कि ये फैच हो रहा है, ये कहीं से कोई एपीआई कॉल लगा रहा है फंक्शन ये, और ये प्रोडक्ट का डाटा फैच करके लेके आ रहा है। ड्रॉ सर्कल में इसको हमको पता लग रहा है कि ये फंक्शन को कॉल करते ही सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, है ना। एक ड्रॉ रेक्टेंगल में भी हमको पता लग रहा है। अब यहाँ पर हम लिख सकते थे कैलकुलेट रेक्टेंगल, है ना, तो वो अलग साउंड करता ना। अगर मान लो रेक्टेंगल ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमको पता नहीं है कैलकुलेट कर रहा है या ड्रॉ कर रहा है ना, यूआई में, तो इससे हमको क्लियरली इंडिकेशन हो रही है कि एक फंक्शन करने क्या वाला है। तो इसलिए फंक्शन नेम हमेशा वर्ब होना चाहिए जो कि आपको एक आइडिया दे, एक सेंस दे कि ये फंक्शन एक्चुअल में करता क्या है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ हमारा कह रहा है फंक्शन शुड स्पेसिफाई द पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। तो एक फंक्शन क्या है, फंक्शन को देखते ही कोडर को पता लग जाए कि फंक्शन के जो पैरामीटर है वो क्या पास होने वाले हैं और वो फंक्शन रिटर्न क्या करने वाला है, राइट। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक फंक्शन है कैलकुलेट टोटल नाम से, इसमें मैंने प्राइस लिखा है और डिस्काउंट लिखा हुआ है। देखो प्राइस तो बेसिकली पता ही है कि नंबर होगा, डिस्काउंट नहीं पता, डिस्काउंट परसेंटेज में है या फिर 2% है या फिर क्या है, 0.25 है, डिस्काउंट है क्या, ठीक है। डिस्काउंट ही मान लो पता लग गया, तो ये फंक्शन है ऐसे फिल्टर यूज़र करके, इसमें यूज़र पास हो रहा है। यूज़र क्या है, यूज़र का एरे है, क्या है, यूज़र सिंगल यूज़र है, यूज़र की ईमेल है, क्या स्टेटस क्या है, स्टेटस में एक्टिव है, इनएक्टिव है, क्या है ना। स्टेटस के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं ना, कि ब्लॉक्ड यूज़र, एक्टिव, इनएक्टिव, है ना, बैड यूज़र। तो हमको ये भी स्पेसिफाई नहीं है। तो नो टाइप्स, टाइप इन्फो और अनक्लियर व्हाट स्टेटस मीन्स, राइट। और गुड एग्जाम्पल क्या होगा, गुड एग्जाम्पल बेसिकली हमारा टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। सो टाइप स्क्रिप्ट में हम पैरामीटर के टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, फंक्शन का रिटर्न टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं, और पाइथन में भी ऐसा होता है। और लेकिन जावास्क्रिप्ट में नहीं होता। जावास्क्रिप्ट में भी आप कर सकते हो किस तरीके से, आप डिस्क्रिप्टिव नेम कर सकते हो। पहले हम टाइप स्क्रिप्ट को देख लेते हैं, वो अगर आप फ्यूचर में माइग्रेट भी करो तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट टोटल करके फंक्शन है, प्राइस में क्या है, नंबर है, और डिस्काउंट क्या है, ये भी नंबर है, और फंक्शन रिटर्न करेगा वो भी नंबर ही करेगा। तो यहाँ पर हमने रिटर्न टाइप लिखा हुआ फंक्शन का, ठीक है ना। और इसके बाद अगर मान लो आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो तो आप इस तरीके लिखते हो ओरिजिनल प्राइस, डिस्काउंट प्राइस, ताकि पता लग जाए कि प्राइस में डालना क्या है, ओरिजिनल प्राइस डालना है कि अब बाद वाला कुछ कोई कूपन कोड लगाने के बाद कोई प्राइस जा रहा है वो डालना है। और उसके बाद डिस्काउंट परसेंटेज में भी ये स्पेसिफाई करेगा। देखो इतना क्लियर तो नहीं करेगा जितना टाइप स्क्रिप्ट करता है, बट हाँ कुछ हद तक हम डिस्क्रिप्टिव नेम देके इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल पैरामीटर होंगे क्या। उसके बाद गुड एग्जाम्पल एक और है फिल्टर यूज़र का। यूज़र में हमने एक एरे दे रखा है कि यूज़र एक एरे है ना, एक सिंगल यूज़र नहीं है, मल्टीपल यूज़र है।
वो स्टेटस एक्टिव और इनके इनएक्टिव इन दोनों के बीच में से ही होगा, इनके अलावा अगर कुछ पास होगा तो वो एरर दे देगा, राइट। और ये फंक्शन रिटर्न करेगा, फंक्शन रिटर्न भी यूज़र का एरे ही करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर हो गया है ना पढ़ के। तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट में भी हम कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट में भी हम और कंडीशन लगा सकते हैं इस तरीके से। बट हाँ, ये एरर जो है ये आपको दे रहा है क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ही हम जावास्क्रिप्ट में बेसिकली हम नहीं कर सकते पैरामीटर के टाइप डिफाइन, ठीक है ना। तो ये है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। तो लॉ नंबर सिक्स का कह रहा है, लॉ नंबर 6 कह रहा है ए फंक्शन मस्ट परफॉर्म वन फंक्शनैलिटी ओनली। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, अगर आप बाकी लॉ फॉलो करो ना करो ये जरूर करना। तो बेसिकली आप सभी लॉ फॉलो करना, आपके लिए बेटर रहेगा। मेरा तो क्या जा रहा है, मैं तो करता हूँ। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि एक जो फंक्शन है वो एक ही एक्शन को परफॉर्म करना चाहिए, मल्टीपल एक्शन को नहीं। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि फंक्शन को डीबग करना, मेंटेन करना बहुत ईजी होता है अगर वो फंक्शन एक ही एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर वो मल्टीपल एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है डीबग करना, कल को एक प्रॉब्लम आती है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं भी जो कोड लिखता हूँ वो हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक फंक्शन को एक लिमिटेड फंक्शनैलिटी के लिए लिखूँ, और अगर मल्टीपल फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ रही है, मल्टीपल एक्शन करने पड़ रहे हैं, तो मैं मल्टीपल फंक्शन लिखूँ, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्रोसेस ऑर्डर नाम से फंक्शन है, ये ऑर्डर का डाटा लेगा, उसको वैलिडेट करेगा, प्राइस कैलकुलेट करेगा, टोटल प्राइस, और यूज़र को मेल भेज देगा, है ना। सिंपल ये काम कर रहा है और हमारा ऑर्डर प्रोसेस हो गया। बट एक गलत है, हम एक फंक्शन हमने लिखा हुआ है, हमने ये देखो हमने मल्टीपल फंक्शन लिखे हुए हैं, कोई मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन मल्टीपल फंक्शन होने के बावजूद भी उनको हम एग्जीक्यूट एक फंक्शन के अंदर कर रहे हैं, विच इज़ नॉट गुड। आप इसको क्या कर सकते हो, आप इस जो ये चीज़ लिखी हुई है आप इसको राउट्स के अंदर डिफाइन कर सकते हो और ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इनको कॉल कर सकते हो ताकि आपको पता लग जाए, या फिर देन ब्लॉक के अंदर, ताकि आपको देन लगा के बेसिकली ताकि आपको पता लग जाए कि कहाँ कौन से फंक्शन क्रैश हुआ है, किस फंक्शन में हमको डीबग करना है और किस फंक्शन में जो एरर है, ठीक है ना। बैड एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। फैच एंड रेंडर यूज़र डाटा, ये कर रहा है यूज़र का डाटा ले रहा है ना, और उसको फैच कर रहा है, उसके बाद उसकी प्रोफाइल जनरेट कर रहा है HTML की, और उसको जो है यूज़र को प्रोफाइल को मतलब इनर मतलब यूज़र प्रोफाइल को HTML में इंसर्ट कर रहा है ना, डोम एलिमेंट में इंसर्ट कर रहा है। तो ये भी बैड है, एक ही फंक्शन के अंदर मल्टीपल चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका गुड एग्जाम्पल क्या है, गुड वे क्या है, गुड वे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमने वैलिडेट ऑर्डर का एक सेपरेट फंक्शन है जो कि गुड है, ठीक है ना, वो तो हो ही रहा था वहाँ पर। यहाँ पर ऑर्डर वैलिडेट करने के बाद इन योर मेन कोड यू हैव टू टाइप दिस, मतलब आपका जो मेन कोड है, जो राउट का कोड होगा, जहाँ पर आपका राउट डिफाइन होगा, वहाँ पर आपको लिखना है वैलिडेट ऑर्डर करना है, टोटल प्राइस करना है और सेंड मेल करना है। ये आप ट्राई कैच ब्लॉक में लिखना, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। अगर अगर आपका जो फंक्शन है ये बेसिकली जो फंक्शन है ये असिंक्रोनस फंक्शन नहीं है ना। अगर आपका किसी असिंक्रोनस फंक्शन होता है तो आप उसको डॉट देन से ही लिखना। मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर असिंक कर देता हूँ, है ना, और उसके बाद मैं यहाँ पर देन लगाता हूँ, तो ये इस तरीके से, ताकि आपको पता लगे, है ना, आपको पता लगे कि आपका फंक्शन जो है ब्रेक कहाँ पर हुआ है बेसिकली। ठीक है ना, फाइनली की जरूरत नहीं है। तो ये आपका जो कोड आएगा वो इसके अंदर आएगा, ठीक है ना। और अगर आपका ये जो फंक्शन है ये भी एसिंक्रोनस है तो आप यहाँ पर भी डॉट देन लगा के इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। सेम, तो आपको जहाँ पर भी आपका जो क्रैश होगा तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सा फंक्शन आपका ब्रेक हुआ है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है गुड फंक्शन के, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने जो यहाँ पर लिखा होता है कि फंक्शन के अंदर ये सब चीज़ें परफॉर्म कर रहे थे, उसको भी हम राउट के अंदर डायरेक्टली कर सकते हैं। तो ये था 6th लॉ। बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। So next law is law number 7, which is function should be at same level of abstraction. So abstraction का मतलब क्या है? Abstraction का मतलब क्या है कि हम अननेसेसरी चीज़ों को छुपाना और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को दिखाना यूज़र को जो कि ज़रूरी है। सेम हम कोडिंग में भी अप्लाई करते हैं। फंक्शन जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोसेस ऑर्डर का, ये ऑर्डर ले रहा है। अब ये ऑर्डर क्या है, पहली बात तो ये ऑर्डर का टाइप भी मेंशन नहीं कर रहा, हमको पता नहीं ऑर्डर क्या ऑब्जेक्ट है क्या है। तो ये ऑर्डर ले रहा है, एरे या ऑब्जेक्ट है क्या है। सो बेसिकली इसको वो करते हैं, स्किप करते हैं। तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर के अंदर एक इज रश करके एक की होगी, बेसिकली ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इज रश करके की होगी। अगर वो उसकी वैल्यू ट्रू है तो ये रश शिपिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करता है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या डिक्लेयर किया हुआ, ये लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है। तो हमको जो रश शिपिंग की डिटेल है वो यहीं पर कैलकुलेट कर दे रहे हैं, क्योंकि ये हाई लेवल पॉलिसी डिसीजन है कि किसी को ऑर्डर जल्दी में भेजना है या नहीं। तो ये डिपेंड करता है पॉलिसी टू पॉलिसी, है ना, कंपनी की पॉलिसी के ऊपर बेसिकली।
तो यहाँ पर ये जो एग्जांपल है वो है ई कॉमर्स साइट का। मैंने यहाँ पर और भी 2 एग्जांपल दिए हुए हैं ताकि आपको एक एग्जांपल से ही मैं लिमिटेड न रखूँ, आपका दिमाग खुले कि कहाँ पर क्या लग रहा है। तो यहाँ पर ऑर्डर इज रश है, कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेशन रश शिपिंग कॉस्ट और टैक्स रेट कैलकुलेट कर लिया सेम फंक्शन के अंदर ही, और ऑर्डर को डाटाबेस में सेव कर दिया। देखो यहाँ पर ऑर्डर को डाटाबेस में सेव किया, उसके लिए अलग फंक्शन है, दैट इज़ गुड, है ना। उसके बाद टैक्स रेट को यहीं पर कैलकुलेट कर लिया, दैट इज़ नॉट गुड, है ना। लो लेवल लिमिटेशन यहीं पर होगी। यहाँ पर हमने टैक्स को कैलकुलेट कर लिया इसी के अंदर, यहाँ पर हमने शिपिंग का को कैलकुलेट कर लिया इसी के अंदर। तो लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन यहीं पर हो गई है। लो लेवल मतलब कि जो काम एक फंक्शन कर सकता था उसी को हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया। तो गुड वे क्या है, इज ऑर्डर इज रश है, ठीक है, हाँ जी है, तो अप्लाई रश शिपिंग कॉस्ट कर दो। रश शिपिंग का जो भी फंक्शन आपने लिखा हुआ उसको कॉल कर लो, उसके बाद आप अप्लाई टैक्स कर दो जो भी आपका अप्लाई का फंक्शन है, उसके बाद डाटाबेस में सिंपली स्टोर कर दो जो भी आपका डाटाबेस फंक्शन, दैट इज़ गुड। ये हमारा प्रोसेस ऑर्डर का एक सिंपल सा अच्छा एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या है, हैंडल फॉर्म सबमिशन है। तो फॉर्म सबमिशन एक इवेंट ले रहा है, बेसिकली इवेंट का जो टारगेट कर रहा है उसके बाद उसका जितना भी डाटा है फॉर्म का वो ले रहा है। उसके बाद उसको फॉर्म को डाटा को वैलिडेट कर रहा है, उसके बाद उसको सर्वर में सेंड कर रहा है ना डाटा को। अगर सर्वर में सेंड हो जाता है तो सक्सेसफुल का मैसेज भेज दे रहा है, अदरवाइज एरर दिखा दे रहा है ना। तो ये दिखने में सही लग रहा है, बट द थिंग इज़ कि हम इसको और ही डिक्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, गुड एग्जांपल क्या है, यहाँ पर सब कुछ सेम हो रहा है, वैलिडेट कर रहा है, वैलिडेट करने के बाद देर इज सेपरेट फंक्शन फॉर सेंडिंग द फॉर्म टू सर्वर, सबमिट फॉर्म करके वो सबमिट फॉर्म कर रहा है कि सर्वर में सेंड कर रहा है। अगर सेंड होता है तो डिस्प्ले सक्सेस मैसेज कर दे रहा है, अदरवाइज एरर का मैसेज डिस्प्ले कर दे रहा है। तो इट इज़ मोर क्लियर एंड क्रिस्प, मतलब देख के पता लग रहा है कि क्या कुछ हो रहा है। और यहीं पर डॉट देन डॉट कैच लगा देना इस मेन फंक्शन के अंदर, दैट इज़ नॉट गुड, राइट। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोसेस यूज़र डाटा का। इसमें क्या हो रहा है, यूज़र का डाटा प्रोसेस हो रहा है, यूज़र का नाम एक क्रिएट हो रहा है फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से। यूज़र एडमिन, यूज़र का रोल क्या है, एडमिन है क्या है वो चेक हो रहा है। अगर इस एडमिन है तो यूज़र का रोल इक्वल टू एडमिन कर दो। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, ये फुल नेम का जो फंक्शन है इसको और मोर और छोटा कर सकते हैं, नैरो कर सकते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर एक फॉर्मेट फुल नेम करके एक फंक्शन है जो कि यूज़र का नाम फॉर्मेट कर रहा है, क्योंकि ये फंक्शन जो है मल्टीपल जगह पे यूज़ हो सकता है ना। तो ये लो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आ गया। तो मल्टीपल जगह पे जिस जो चीज़ यूज़ हो सके उसको हम सेपरेट फंक्शन में लिखना ही पसंद करते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर किया हुआ है। और इस एडमिन क्या है, ये भी हम मल्टीपल यूज़र के लिए कर सकते हैं। तो ये भी मतलब यूज़र डाटा, कोई और किसी और टीचर डाटा, है ना, ऐसे करके किसी और पर्सन का डाटा, किसी और प्रोफाइल का डाटा के साथ भी हम इस फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इस कारण से गुड एग्जाम्पल ये होगा, ठीक है ना। ये बहुत नैरो डिटेल्स हैं, ये आप काम करने के साथ ही पता लगेंगी, लेकिन अगर आपके दिमाग में आइडिया होगा कि हाँ मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ तो वो आपकी कोड को और बेहतर कर देगा टाइम टाइम के साथ, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। तो नेक्स्ट लॉ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट लॉ कह रहा है ए फंक्शन एंड इट्स आर्गूमेंट शुड बी लाइक ए ब्रदर ए सिस्टर। तो बेसिकली अगर आप जो फंक्शन लिख रहे हैं उसके जो आर्गूमेंट्स हैं वो फंक्शन अगर उसका भाई है तो आर्गूमेंट उसकी बहन होनी चाहिए, मतलब मिलते जुलते फंक्शन के साथ उसके आज के पैरामीटर आर्गूमेंट भी वैसे के वैसे ही लग रहे हैं। जैसे यहाँ पर कैलकुलेट एरिया है, लेंथ और विड्थ का समझ आता है, लेकिन कलर का कुछ समझ नहीं आता। यहाँ पर कलर से हमारे को कोई इंट्यूएशन मिल नहीं रहा कि कलर करके रहा होगा यहाँ पर, है ना। अगर ये उसके फिर गुड एग्जांपल मैं चेक करूँ, ड्रॉ रेक्टेंगल, वहाँ लेंथ और विड्थ भी चाहिए और लेकिन कलर भी चाहिए, है ना। कलर कैन बी यूज टू ड्रॉ ए रेक्टेंगल, राइट। तो हमको यहाँ पर समझाता है कि कलर का कुछ मतलब निकलेगा यहाँ पर। लेकिन आप अब सोच रहे होगे कोई कलर क्यों ही पास करेगा कैलकुलेशन एरिया में। तो कई लोग कर देते हैं, क्या पता कई लोग क्या कर रहे हो कि इसके अंदर एक और फंक्शन कॉल कर रहे हो, इसका नाम हो ड्रॉ रेक्टेंगल का, तो उसमें तो कलर चाहिए होगा ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको फंक्शन को उसी वे में लिखना है। या तो आप इसको एक अलग से नाम दे दो, कैलकुलेट एंड ड्रॉ रेक्टेंगल, है ना। तो फिर समझ आता है कि हाँ जी कैलकुलेट भी कर रहा है और ड्रॉ भी कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना हमको कि फंक्शन की इंट्यूएशन कुछ हो रहा है लेकिन उसमें पैरामीटर कुछ और ही पास कर रहे हैं जो कि बिल्कुल नहीं मिल रहे उस फंक्शन से। तो एक तो इंट्यूएशन का चक्कर हो गया, दूसरा चक्कर होगा कि ये कपलिंग को रिड्यूस कपलिंग। द कपलिंग क्या है, द लॉ ऑफ लूज कपलिंग बिटवीन फंक्शन एंड द डाटा। तो मतलब फंक्शन और उसके डाटा के बीच अगर एक संबंध नहीं बैठ रहा अच्छे से तो उसमें भी बहुत हाई चांसेस है कि कल को हमको अगर फंक्शन को मॉडिफाई करें
तो उसके पैरामीटर को भी हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर मान लो फंक्शन का लॉजिक कुछ चेंज हो रहा है, कल को फ्यूचर में जाकर कोई बड़ा सा फंक्शन है, उसके अंदर हमने एक लॉजिक लिखा हुआ है उसके पैरामीटर के अकॉर्डिंग, तो अगर हम ऐसा कुछ पैरामीटर हमने पास पास किया हुआ है तो देर इज़ ए वेरी हाई चांस कि हम उस पैरामीटर को यूज़ भी कर रहे हो, क्योंकि कोई ऐसे तो पास करेगा नहीं, किसने फिर यहाँ पर एक और फंक्शन लिखा होगा, है ना, कि कॉल किया होगा कि ड्रॉ रेक्टेंगल करके, उसके अंदर उसने लेंथ और विड्थ वगैरह पास करी होगी, लेंथ विड्थ, और यहाँ पर उसने कलर ही पास किया होगा। तो अगर हम कल को इस फंक्शन का लॉजिक चेंज करते हैं ना, तो देर इज़ वेरी हाई चांस कि हमको उसके पैरामीटर भी चेंज करने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, हम फंक्शन को वैसे ही लिखते हैं, उसके पैरामीटर को भी वैसे ही डिक्लेयर करते हैं जैसे कि हमको इंट्यूएशन मिल रही है फंक्शन से, तो दिस इज़ वेरी लेस चांस कि हम कल को अगर उसका लॉजिक भी मॉडिफाई करें तो हमको पैरामीटर मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो हमको इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि अगर हम पैरामीटर को ना चेंज करें तो देर इज़ वेरी लेस चांस कि फंक्शन में कुछ एरर आए कल को, मतलब इस फंक्शन के कारण किसी और फंक्शन में कुछ एरर आए, ठीक है ना। और टेस्टेबिलिटी भी आसान हो जाती है अगर फंक्शन में फंक्शन के पैरामीटर उसके फंक्शन को डिफाइन करे खुद से, तो टेस्टिंग भी उसके आसान हो जाती है, और क्योंकि टेस्टर को पता लग जाता है कि इसमें क्या पास होने वाला है पढ़ के ही। और एरर प्रिवेंशन तो मैंने को बता ही दिया, ठीक है ना, तो ये इसका फ़ायदा है। तो ये था इस लॉ में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। तो नेक्स्ट लॉ इज़ लॉ नंबर 9, फंक्शन शुड बी स्मॉल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉ। हर फंक्शन को आपने कोशिश करना है कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा लिखूं। और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रेंडर प्रोडक्ट कार्ड का फंक्शन है, प्रोडक्ट ओके, अभी अभी चाहे आप फॉर एग्जांपल अभी जो आप कोडिंग बिगिनर लेवल कोडर हो, अभी नहीं हो सकता कि अभी हो सकता है कि आप एक छोटे फंक्शन लिख रहे हो क्योंकि आपका बहुत लॉजिक बहुत छोटा होगा। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े फंक्शन लिखोगे आप और प्रोग्रेस करोगे अपनी लाइफ में, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए कोड लिखोगे, तो वहाँ पर आपको चेक करोगे कि आपका एक जो लॉजिक है बहुत बड़ा हो रहा है। तो आप एक फंक्शन में उसको फिट करने की कोशिश करोगे तो देर इज़ ए वेरी हाई चांस कि कल को अगर प्रॉब्लम आती है, कोड फटता है, तो आपको डीबग करने में बहुत मुश्किल आने वाली है। तो इसलिए कोशिश करते हैं हम कि जितना छोटा हो सके फंक्शन को लिखने का, ताकि उसको डीबग करना, मेंटेन करना, टेस्टिंग करना सब कुछ ईजी हो सके, राइट। जैसे यहाँ पर एक रेंडर प्रोडक्ट कार्ड का फंक्शन है, ये करे कि ये प्रोडक्ट बना रहा है, कैसे, इसे क्रिएट कर रहा है, उसके बाद उसमें जो है प्रोडक्ट को ऐड कर रहा है ना, क्लास का ऐड कर रहा है, उसके बाद उसमें वो इमेज ऐड करेगा, टाइटल ऐड करेगा, डिस्क्रिप्शन ऐड करेगा, बटन ऐड करेगा, है ना, उसके बाद लास्ट में वो प्रोडक्ट को रिटर्न कर देगा, कार्ड को रिटर्न कर देगा, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो ये जो एग्जांपल है बेसिकली ये रियल मतलब बहुत ही एक्सपीरियंस लेवल कोडर के एग्जांपल नहीं है ना। तो मैं बस आपको एक बेसिक एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ आए, है ना, कि डीप मतलब क्या है इन लोगों का। जैसे फॉर एग्जांपल गुड वे क्या होगा कि रेंडर प्रोडक्ट कार्ड क्या होगा, प्रोडक्ट लेगा, उसका क्रिएट करेगा, एलिमेंट क्रिएट करेगा, फिर उसके अंदर करेगा, उसके अंदर प्रोडक्ट की इमेज को ऐड करेगा, उस इमेज का एक फंक्शन अलग है, टाइटल को ऐड करेगा, टाइटल का फंक्शन अलग है, प्राइस को ऐड करेगा, प्राइस का फंक्शन अलग है। बिकॉज फंक्शन क्यों अलग है, हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्ट इमेज का जो फंक्शन हो इसके अंदर 2 लाइन कोड हो सिर्फ, है ना, हो सकता है। लेकिन हम देर इज़ ए हाई चांस कि हम इसको कल को कहीं और भी यूज़ करें, राइट। अगर हम कोई कोई और प्रोडक्ट को रेंडर करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर तो रेंडर प्रोडक्ट कार्ड आ रहा है ना, कल को हम अगर हम रेंडर कोई किसी और एलिमेंट को कर रहे हैं, है ना, किसी और वेबसाइट है किसी और पार्ट को कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। देर इज़ वेरी हाई चांस। तो इसलिए यहाँ पर इसको हर फंक्शन को अलग नाम से डिक्लेयर किया हुआ है, अलग बनाया हुआ है फंक्शन को। एक तो ये एग्जाम्पल हो। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या कर रहा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये बेसिकली ऐड इवेंट लिसन लगा रखा है एक बटन के ऊपर, जैसे वो क्लिक होता है तो ये जो कुछ लॉजिक है परफॉर्म होता है, विच इज़ नॉट गुड। आपने यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, आप ये एरर फंक्शन डिक्लेयर कर दे रहे हैं इसके अंदर ही। लेकिन गुड क्या होगा कि हम इसको इस तरीके से लिखें कि जैसे ही फंक्शन पे क्लिक हो तो एक हैंडल फॉर्म सबमिट करके एक फंक्शन है वो कॉल हो जाए, उस फंक्शन के अंदर यू कैन राइट योर ओन लॉजिक कि जो भी लॉजिक आपको लिखना है। और लॉजिक भी क्या है कि वो फर्दर डिवाइड हुआ पड़ा है, वैलिडेट फॉर्म डाटा का एक अलग फंक्शन है, गेट फॉर्म डाटा का अलग फंक्शन है, सबमिट फॉर्म डाटा का अलग, डिस्प्ले फॉर्म एरर का एक अलग फंक्शन है, ताकि उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया कोड को, ताकि वो इजीली मेंटेनेबल और डिबगिंग प्रोसेस में इजी हो, ठीक है ना। तो ये था हमारा 9th लॉ। तो 10th लॉ की तरफ बढ़ते हैं। तो 10th लॉ इज ओपन क्लोज प्रिंसिपल, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। कोर प्रिंसिपल क्या है इस लॉ का, सॉफ्टवेयर एंटिटीज लाइक क्लास, मॉड्यूल एंड फंक्शन शुड बी ओपन फॉर एक्सटेंशन बट क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन। मतलब सॉफ्टवेयर एंटिटी अगर आपको मॉड्यूल लिख रहे हैं, कोई क्लास लिख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उसको आप यूज़ कर रहे हैं मल्टीपल जगह पे, वो ओपन फॉर एक्सटेंशन मतलब उसको एक्सटेंड करने के लिए वो ओपन होना चाहिए, बट मॉडिफिकेशन उसमें बहुत रेयरली होना चाहिए, उसको कोई जल्दी जल्दी मॉडिफाई नहीं कर पाए, उस फंक्शन को खोलने की जरूरत ना पड़े लोगों को, है ना, ताकि वो
मॉडिफाई होने के चांसेस, उसमें कुछ एरर आने के चांसेस ना बढ़े, ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बैड एग्जांपल है, नोटिफिकेशन सेंडर करके आप मान लो एक फंक्शन लिख रहे हो, क्लास लिख रहे हो, एक सिस्टम बना रहे हो नोटिफिकेशन सेंड करने का यूज़र को, जिसमें आप यूज़र को ईमेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू और पुश नोटिफिकेशन के थ्रू नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन सेंड करके क्लास है, उसके अंदर हमने क्या करा हुआ है, एक सेंड नोटिफिकेशन करके फंक्शन लिखा हुआ है, जो कि टाइप लेगा और मैसेज लेगा। मैसेज में क्या, टाइप में क्या, बेसिकली टाइप क्या है कि उसको किस वे में मैसेज सेंड करना है, मतलब नोटिफिकेशन सेंड करना है। टाइप इजिकल टू, एक में ईमेल है तो मेल करना है, एसएमएस है तो एसएमएस, और नोटिफिकेशन है तो पुश नोटिफिकेशन उसको भेजना है। बट देर इज़ ए वेरी हाई चांस कि इस फंक्शन के अंदर कल को एरर आए, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशन सेंडर शुड बी कंस्ट्रक्ट लाइक दिस वे, लाइक उसमें कंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो जिसके अंदर हम एक दिस, अगर आपको दिस का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, अगर आप, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पर, गुड एग्जांपल क्या है, तो भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे नोटिफिकेशन सेंडर, यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर ले लिया दिस डॉट नोटिफिकेशन, क्योंकि नोटिफिकेशन अंदर बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन भेजना, हमने जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही यूज़र को भेजना है, हम मल्टीपल यूज़र को एक साथ नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, तो उस केस में हम एरे का यूज़ करते हैं, राइट। तो एरे के अंदर हम या तो यूज़र की आईडी, यूज़र की ईमेल, कुछ भी दे सकते हैं, टाइप जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ एरे भी हो सकता है, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट ऑफ एरे रहेगा इस केस में। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने ऐड नोटिफायर, तो नोटिफायर को हमने पुश कर दिया, ठीक है ना, इस एरे के अंदर। उसके बाद सेंड नोटिफिकेशन, जितने भी नोटिफायर होंगे इसके अंदर, जो भी इस एरे का नाम नोटिफायर है, जितने भी नोटिफायर होंगे इसके अंदर, उनको जो है मैसेज सेंड हो जाएगा। कैसे, हमने एक ईमेल नोटिफायर का अलग से क्लास बना रखी है, एसएमएस का अलग से और पुश नोटिफिकेशन का अलग से। इसके अंदर हम नोटिफाई ऑब्जेक्ट लेते हैं, नोटिफाई जो फंक्शन है बेसिकली क्या करेगा, ये सेंड कर देगा, मेल कर देगा, और ये एसएमएस कर देगा, और ये पुश नोटिफिकेशन भेज देगा, क्योंकि ये फंक्शन क्लास में ही डिफाइन है ऑलरेडी, ये इसका बिहेवियर कैसा होगा, राइट। तो इस केस में क्या है, ये जो फंक्शन है, ये जो क्लासेस हैं, बेसिकली ये जो क्लासेस हैं, नॉट अ फंक्शन, इसमें हम डायरेक्ट कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। कल को अगर हमको कॉल करना हो किसी यूज़र को, किसी नई यूज़र को बेसिकली ऐड करना हो और उसको नोटिफिकेशन सेंड करनी हो, तो हम करेंगे नोटिफायर नोटिफिकेशन सेंडर डॉट ऐड नोटिफायर कर देंगे, उसके अंदर नोटिफायर को हम पास कर देंगे, ठीक है ना। उसके अंदर उस बाद क्या करें, ऐड नोटिफायर के बाद हम सेंड नोटिफिकेशन कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से वो सेंड हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ करते तो हम सेंड ईमेल का फंक्शन हमको यहीं लिखना पड़ता, सेंड एसएमएस का यहीं लिखना पड़ता, सेंड पुश नोटिफिकेशन का यहीं लिखना पड़ता, तो देयर इज़ वेरी हाई चांस कल को इसमें कुछ चेंजेस कर सकता, कोई भी डायरेक्ट इस फंक्शन को कॉल करता, इस क्लास को कॉल करता बेसिकली, तो इसमें भी वो चेंजेस कर सकता था। तो हमको बेसिकली उसको प्रिवेंट करना है यूज़र को कि वो मॉडिफाई ना कर सके। तो ओपन क्लोज प्रिंसिपल का हमने यूज़ किया यहाँ पर, कि हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, हम इस फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं इस वे में, इस ईमेल नोटिफायर, एसएमएस नोटिफायर को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते यूजिंग दिस क्लास, राइट। तो ये था लास्ट लो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लो तो बहुत सारे थे पर वीडियो लंबी हो जाती, क्या फ़ायदा था। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में बाकी के लॉस इंट्रोड्यूस करूँ। तो इस तरह की और वीडियो के लिए डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।